लेकिन नजर है दूसरी अहम खबरों पे और टेक महिंद्रा के स्टॉक पे नजर डालिए। 950 रुपए के भाव पर शेयर बाईबैक करने वाली है कंपनी। बोर्ड ने बाईबैक को मंजूरी दे दी है। अब सीधे चलते हैं हमारे रिसर्च हेड आशीष वर्मा के पास। आशीष बताइए क्या है डिटेल्स, कैसे होगा फायदा? देखिए फाइनली टेक महिंद्रा ने जो फर्स्ट एवर बायबैक जिसकी हम बात कर रहे थे उसको हरी झंडी दे दी है। अब ये सबसे अच्छी बात कि ओपन मार्केट के जरिए नहीं, ये टेंडर रूट के जरिए होगा, यानी कि हम और आप टेंडर कर सकते हैं, सीधे इस बायबैक का फायदा उठा सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे आपने कहा, बायबैक का प्राइस है 950, तो कल की क्लोजिंग से तो 17% का प्रीमियम, लेकिन आज जो उछाल आ गया उसके बाद भी आपको 14.5-15% का प्रीमियम यहां पे नजर आएगा। दूसरा, बायबैक का साइज 1950 करोड़ रुपए के आसपास ये कंपनी बायबैक पे खर्च करेगी। हमारे पास FY18 की नेटवर्थ है करीब 19,300 करोड़ रुपए की थी। बीते 9 महीनों में नेटवर्थ में कुछ इजाफा हुआ होगा इस कंपनी की। तो मोटा मोटी ये जो बायबैक हो रहा है अप टू 10% हो रहा है, तो सिर्फ बोर्ड की मंजूरी से बायबैक हो जाएगा, शेयर होल्डर्स के अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी। और बाजार वैसे भी मान रहा था कि मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट तक ये कंपनी नहीं जाएगी, क्योंकि टेक महिंद्रा जानी जाती है छोटे छोटे टक इन एक्विजिशंस करने के लिए। उन अधिग्रहणों के लिए कंपनी ऑब्वियस था कि पैसा बचाएगी। 6,500 करोड़ रुपए इस कंपनी की बुक्स पर है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इस क्योंकि रिटेल का हिस्सा 15% सेबी ने मैंडेटरी कर रखा है, उनके लिए बायबैक आएगा, तो 295 करोड़ रुपीस रिटेल का बायबैक होगा। अगर मैं कैलकुलेशन करूं बैक ऑफ द एनवेलप तो करीब 4.5% का एक्सेप्टेंस रेशियो आता है, पर उसका कोई मायने है नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ज्यादातर रिटेल सरेंडर नहीं करते, टेंडर नहीं करते अपने शेयर, और एक्सेप्टेंस इससे कहीं अच्छा देखने को मिलता है। कुछ और इंपॉर्टेंट बात, 6 मार्च को रिकॉर्ड डेट फिक्स करी गई है। मैनेजमेंट का कहना है जो बायबैक और डिविडेंड्स के जरिए कैपिटल एलोकेशन शेयर होल्डर्स को बांटने की जो कोशिश है ये आगे भी जारी रहेगी, और अभी तक ये क्लैरिटी हमारे पास नहीं कि प्रमोटर्स इस बायबैक में पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं। ओके, तो ये सारे डिटेल्स इस बायबैक को लेकर। शुक्रिया आशीष आपका। संदीप, आप करीब से इस तरह के कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स को एनालाइज करते हैं। आप कल परसों ही बता रहे थे कि इसके लिए आपने एक अलग से टीम बना रखी है, क्या कहते हैं आप इस पे? बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी, ऑलरेडी एनालिसिस हो चुकी है और मैं कहूंगा कि बहुत ही अट्रैक्टिव है। मतलब कहीं ना कहीं देखिए जो कैलकुलेशंस आ रही है वो अगर प्योरली वैसे देखें तो 5% की आती है, बट मुझे लगता है कि ये 20 से 25% तक जा सकता है और आप करीब 2 से 4% तक का रिटर्न्स पैसे बन जाएंगे। और कहीं ना कहीं 2 लाख जो लगाएंगे रिटेल इन्वेस्टर्स, करीब 70 दिन का मान के चले कि पैसे फंसेंगे। और खास बात इस पर्टिकुलर कंपनी में ये है कि आज अगर 20 डेमा देखें उसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, और नीचे के लेवल्स अगर 200 डेमा देखें तो आई थिंक काफी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। 760 750 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। कल को अगर सारे एक्सेप्टेड नहीं भी होते हैं और जो माल रह भी जाता है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डाउनसाइड है। तो हमने हमारे क्लाइंट्स को आज जो करवाया वो ये करवाया कि 800 की पुट इस महीने की बिकवानी है, क्योंकि जो 4.25 रुपए के लगभग बिक रही है। और आप नेक्स्ट मंथ की अगर आप फरवरी की मार्च की देखें तो करीब 760 की पुट करीब 7-7.25 रुपए में बिक रही है। एक तो ये कॉल है जो FNO ट्रेडर्स है जो एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं और ट्रेड भी करते हैं उनको ये दी है। बाकी ओवरऑल फैमिली अकाउंट्स में बिल्कुल एग्रेसिवली खरीदना चाहिए और टेंडर करना चाहिए, क्योंकि अगर रह भी जाता है जो अनएक्सेप्टेड लॉट है उसमें लॉस नहीं लगेगा। कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। अगर टॉप 5 जो IT कंपनीज को कंपेयर करते हैं, पीयर कंपैरिजन करते हैं, तो ये काफी सस्ता है। HCL टेक्स से बस थोड़ा सा महंगा है, 15 के P मल्टीपल विवो चल रहा है, ये 18 के P मल्टीपल पे। साथ में ग्रोथ भी अच्छी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत बढ़िया है। इन सब को देखते हुए लगता है कि ये बहुत बढ़िया निवेश है, बिल्कुल इसमें एग्रेसिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए थ्रू ऑल द फैमिली अकाउंट्स। और 10,800 से पार करता हुआ निफ्टी 2 दिन की अच्छी बढ़त। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विकास सालुंके साहब निर्मल बैंक सिक्योरिटीज से। विकास जी, आपका क्या व्यू है निफ्टी पर इस वक्त? गुड आफ्टरनून शैलेश जी। देखो लास्ट अगर देखो तो लास्ट 9 डेज में एक फॉल देखने मिला था, और लास्ट 2 दिन में जो बाउंस बैक यहाँ पे इंडेक्स में देखने मिला है ना, उस हिसाब से मुझे लगता है कि ऊपर में जैसे प्रदीप ने पहले मेंशन किया था कि 10,860 यहाँ पे 200 DMA का जो एवरेज है वहाँ तक एक इमीडिएट रेजिस्टेंस देखा जाएगा, बट वहाँ तक एक मोमेंटम जो है वो कैरी हो सकता है। जिस हिसाब से 2 दिन में निफ्टी ने जैसे कल भी एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे देखने मिला था, वो आज भी कैरी हो रहा है। मुझे लगता है कल भी एक अच्छा खासा एक मोमेंटम यहाँ पे देखने मिलेगा, बट मुझे लगता है कि ऊपरी दर में जैसे कि 10,860 और 900 के आसपास यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखा जाएगा, वहां पे एक बार प्रॉपर बुकिंग देखने मिलेगी। फिलहाल तो मुझे लगता है कि 1 से 2 दिन के लिए अभी भी मोमेंटम में रहेगा मार्केट, और जिस हिसाब से एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे NBFC ग्रुप में देखने मिली है, PSU बैंक में देखने मिले। अगर आप देखो तो मेटल सेक्टर भी यहाँ पे लास्ट 4-5 दिनों में जिस हिसाब से पार्टिसिपेट कर रहा है, तो मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो है अभी भी
बना रहा है। ऊपर में यहाँ से एक बार वेट करना चाहिए कि जैसे 900 के ऊपर सस्टेन करता है तो वो और नई रैली आएगी, बट यहाँ से एक 100 पॉइंट की रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। विकास जी, काफ़ी देर से हमारे स्टूडियो में टेक महिंद्रा की बात हो रही है। ये फ्यूचर जो है लगभग 12.5% इस एक्सपायरी में बढ़ा है। अगर आप चार्ट्स पे देखें ये रिकॉर्ड हाई पे है, इसके बारे में क्या व्यू होगा आपका? देखो टेक महिंद्रा में लास्ट कल सेकेंड हाफ में एक जो मोमेंटम आया था, आज भी उसने सुबह जो हाई किया था 840, वहां तक तो एक मोमेंटम तो देखा गया, बट अभी मुझे लगता है कि यहाँ पे एक फ्रेश पोजीशन नहीं बननी चाहिए, थोड़ा सा रिट्रेस हो सकता है। 820 के आसपास अगर 810 के आसपास अगर वापस ये रिट्रेस होता है, वहां पे चाहे तो ये पोजीशन बना सकते हैं। ऊपर में मुझे लगता है कि जब तक 840 वापस ये नए हाई ब्रेक नहीं करता, तब तक मुझे नहीं लगता कि एकदम से नया मोमेंटम यहाँ पे देखने मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ पे जो साइडवाइज मूवमेंट कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी अगर 2 दिन में देखो तो इस स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम आ चुका है। 792 से एक लो बना के वहां से बाउंस बैक हो चुका है। तो फिलहाल तो अभी कोई पोजीशन बना जिनके पास है तो होल्ड कीजिए। 820 का एक स्टीलिंग स्टॉप लॉस लगा के इसको लेके जा सकते हैं, बट फ्रेश पोजीशन के लिए वेट करना चाहिए। ओके, टेक महिंद्रा की बात हो रही है और नए हाईस पर वो स्टॉक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। एक और स्टॉक जो दिन के हाई पर इस समय पहुंचा है वो है पीरामल एंटरप्राइजेज, और बहुत दिनों से हम इसको एक रियल एस्टेट पे एक्सपोजर वाली NBFC कंपनी के तौर पे ज़्यादा बात करते थे, तो भूल गए थे कि ये फार्मा भी है। और आज सेरिडॉन को एक राहत मिली कोर्ट से और उसके बाद इसमें ये उछाल आया है। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है जिस पर हम लगातार फोकस करते हैं, वहाँ भी तो आप देख रहे हैं एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है NBFCs में, और उसके साथ साथ रियल एस्टेट के लिए अच्छी खबर आने की उम्मीद भी की जा रही है GST से। तो इस स्टॉक पे इस समय अगर आप बेट करें, क्या देखते हैं आशीष? क्या बता रहे हैं आपके चार्ट्स, पोजीशंस? क्या एक लॉन्ग करके जाना चाहिए इसी वक्त? शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है प्रदीप जी। लास्ट 3 हफ्तों का हाई था ये 2250 का, और उसके बिल्कुल पास वहीं आया है। मेरे हिसाब से जैसे इसको क्रॉस करेगा कम से कम 50-60 रुपए की तेजी देगा, जो 2300-2310 तक इसको ले जा सकती है। नीचे में मेरे ख्याल से 2225 ये स्टॉप होना चाहिए। और जो अभी मूड है बाजार का उसको देखते हुए मुझे लगता है कि ये जो इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है 2250-55 का, इसको ये क्रॉस करेगा और 50 रुपए की शॉर्ट कवरिंग की तेजी इसके अंदर आराम से देखने को मिल सकेगी। जी सतपुते साहब, काफ़ी हम विचार कर रहे हैं NBFC स्टॉक्स पर। काफ़ी सारी फंडामेंटली साउंड NBFC जो हैं वो काफ़ी तेज़ चल रही हैं, लेकिन 2 ऐसी कंपनीज़ हैं इस सेक्टर में जो काफ़ी परेशानी के दौर से गुजर रही हैं, रिलायंस कैपिटल और दीवान हाउसिंग फाइनेंस। हालांकि दोनों शेयर आज काफ़ी बढ़े हुए हैं। आप एडवाइस करेंगे ट्रेडर्स इसमें कोई पोजीशन लें? देखिए, जहाँ पे छोटा मोटा कंफर्ट है वो DHFL के साथ जा रहा है। हालांकि फंडामेंटल ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, लेकिन मोमेंटम के साथ अगर जाना है तो DHFL लुक्स लिटिल बेटर। 139.80 है, तो मुझे लगता है एज ए BTST सोचना है तो DHFL लुक्स मोर बेटर। 134 का स्टॉप लॉस रहेगा, 5 रुपये का स्टॉप लॉस। अपसाइड में मुझे लगता है 154 तक के टारगेट है। रही बात रिलायंस कैपिटल की, देखिए मुझे लगता है रिलायंस कैपिटल हालांकि 9-9.5 टका ऊपर है, लेकिन मुझे लगता है इसमें ये जो नी जर्क और न्यूज़ बेस्ड रिएक्शंस आते रहेंगे, तो एट द सेम टाइम 160-165 के आसपास उतना कंफर्ट नहीं आता रिलायंस कैपिटल बाय करने में। रादर मैं यही कहूँगा कि अगर पोजीशन है तो एटलीस्ट पार्शियल लॉन्ग लिक्विडेशन करें, क्योंकि थोड़ा भी निगेटिव न्यूज़ आता है तो फिर से इसका जो रिसेंट लो था एक बार के लिए टेस्ट करेगा। तो मुझे लगता है दिस इज जस्ट अ रिलीफ रैली विच इज़ ऑन कार्ड। रिलायंस निपॉन एसेट, लेकिन देखिए वो कंपनी जिसमें रिलायंस कैपिटल ने प्रस्ताव दिया है अपने पार्टनर निपॉन एसेट मैनेजमेंट निपॉन लाइफ को कि वो हिस्सेदारी खरीदे, उस पर अब ऊपर का सर्किट लग चुका है फाइनली। धीरे धीरे ये ऊपर जा रहा था, जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की तो 15-16% ऊपर था, लेकिन अब ये 20% के सर्किट पे पिछले कुछ मिनटों से पहुंचा हुआ नजर आ रहा है, और ये आज एक बड़ा बूस्टर रहा है इस शेयर के लिए। संदीप जैन, आप कैसे देखते हैं इन दोनों स्टॉक्स को? देखिए, सर्टेनली ये जबरदस्ती चपेट में आ गए हैं। इनफैक्ट आरकॉम की वजह से पूरे जो ग्रुप में जो एक ब्लड बाथ हुआ है, इनफैक्ट रिलायंस कैपिटल और आरनैम, सर्टेनली इनमें वैल्यू है, इनमें बिजनेसेस भी है। और अगर अनिल अंबानी जी के अगर आप फोटे देखें पास्ट में भी, तो इन्होंने फाइनेंशियल सर्विसेज के बिजनेस को बहुत अच्छे से मैनेज किया था और अच्छे से चलाया। बाद में जो न्यू इकोनॉमी बिजनेसेस ऐड हुए, वहां पे प्रॉब्लम हुई, वहां पे ब्लीडिंग हुई। बट आरनैम देखिए, निपॉन ने अगर आप एड्स भी देखें, अभी मैंने देखा भी एड्स भी, तो निपॉन ने स्टार्टेड पब्लिसाइजिंग की, वो लोग पूरे एक्टिवली इन्वॉल्व, मतलब दिख रहा उनका भी लोगो और नया एड भी रिलीज किया है। कुछ चैनल चेक भी किया कि कुछ इनके न्यू म्यूचुअल फंड्स में थोड़ी बाइंग में भी प्रॉब्लम्स आ रही थी इन्वेस्टर्स निवेश करने में। बट ओवरऑल मुझे लगता नहीं कि उस चीजों को डरने की बात है। निपॉन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टनर, और मुझे लगता है ये जो सर्किट लगा है ये सर्टेनली बहुत ही जायज है और बहुत अट्रैक्टिव
वैल्यूएशंस पे भी आ गया आफ्टर करेक्शन, भले वो रिलायंस कैपिटल हो, वहां पे थोड़ा फिर भी मैं कहूंगा कि एक बार उछाल पे एग्जिट ऑन बाउंस की रणनीति अपनाएं, बट आरनैम में जिन्होंने ले रखा है वो एक बार होल्ड करके रख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे चीजें इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि एक ओवर रेगुलेटेड, एक अच्छा रेगुलेटेड बिजनेस है और सेबी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर। वो इन्वेस्टर्स का पूरा ध्यान रखते हुए पूरी अच्छे से रेगुलेट कर रही है पूरी इंडस्ट्री को, तो मुझे लगता है कि कोई चीज में प्रॉब्लम आए। सतपुते साहब, हम लोग काफ़ी देर से एनबीएफसीज पे बात कर रहे हैं। एक ऐसा स्टॉक जो आज की रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा वो है चोलामंडलम फाइनेंस। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए सर, यहाँ पे अगर आप ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स देखें तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट लगभग 8% अप पे, प्राइस डाउन है, तो थोड़ा सा कॉन्ट्रा लग रहा है ओवरऑल एनबीएफसी स्पेस में चोला। तो मुझे इन पर्टिकुलर यही लगेगा कि अगर कोई कॉन्ट्रा प्ले करने की कोशिश कर रहा है कि आउट ऑफ ये नहीं चल रहा है तो मैं इसको लेके जाता हूँ, तो आई थिंक इट्स बेटर टू अवॉइड एट द मोमेंट। प्रोबेबली कल अगर मॉर्निंग में गैप अप होगा, थोड़ा स्ट्रेंथ के बाद अगर रिएक्ट होगा तो चोला में वीकनेस और आ सकता है। तो इसके लिए मैं ये एक स्ट्रेटेजी रखूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फिलहाल फॉर द टाइमिंग अवॉइड, अगर पोजीशन है तो 1150 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें, क्योंकि 1150 का लेवल टूटता है तो फ्रेश डाउनसाइड अनफोल्ड होगा। तो 1150 के स्टॉप लॉस के साथ है तो पोजीशन लॉन्ग रखें, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं। ओके, तो फिलहाल दूर रहें, यह है आपके लिए राय। इस बीच 11800 का लेवल थामने की निफ्टी में पूरी कोशिश जारी है। अब तक इस लेवल के ऊपर यह टिका हुआ है और 27100 की ओर निफ्टी बैंक इस समय बढ़ने की कोशिश कर रहा है। मार्केट ब्रेथ अब 2:1 से थोड़ी और बेहतर होती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस समय 2:30 बज चुके हैं और ट्रेड एट 2:30, 2:30 बजे का ट्रेडिंग आइडिया राजेश सातपुते बता रहे हैं, बताइए। सर ओवरऑल एनबीएफसी में मोमेंटम अच्छा है, उसमें से जो मुझे पर्टिकुलर अच्छा लग रहा है वो है रेपको होम फाइनेंस, विच इज़ अप बाय 5.6%। टेक्निकली 330 इंटरमीडिएट सपोर्ट है, बहुत अच्छे से होल्ड कर रहा है, पिछले 2 घंटे से होल्ड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा बेट रहेगा। तो रेपको बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 324 का, 330 के नीचे 6 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और टारगेट रहेगा 346। ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स बेहतरीन है, 18% ओपन इंटरेस्ट जंप है, तो आई थिंक कल के लिए भी एक अच्छा कैंडिडेट होगा। तो यहाँ पर हमने करीब 428 के लेवल से गिरावट देखी है इस सीरीज़ में। अगर मैं आंकड़े ठीक देख रहा हूँ तो करीब हमने यहाँ पर 115 रुपए के आसपास की गिरावट देखी थी और उसके बाद ये शुरुआत हो रही है। तो एक शानदार शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट ये भी हो सकता है। आशीष, क्या देख रहे हैं आप? नहीं, शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट हो सकता है, क्योंकि एक तो आप इसको देखेंगे अक्टूबर में जो लो बना था वो भी कुछ 280-90 के आसपास बना, फिर वापस दिसंबर में लो भी वहीं बना और इस बार भी कहीं ना कहीं उसी लेवल के आसपास। तो एक ट्रिपल हम देख रहे हैं सपोर्ट वहां मिला है, तो पुल बैक डेफिनेटली 355-360 तक आता हुआ स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ओके, 355-360 ये लेवल आपको आते हुए इस स्टॉक पे दिखाई दे सकते हैं। यह है कॉल इस समय आपके लिए। इसके साथ ही साथ आप देखिए इस समय वो स्टॉक्स जिन्होंने पिछले कुछ मिनटों के दौरान और रफ्तार पकड़ी है इस समय बाजार में, निफ्टी के लिहाज से अगर आप नज़र डालें तो आईबुल्स हाउसिंग देखिए थोड़ा और बेहतर होता हुआ, लेकिन एक स्टॉक जो अब धीरे धीरे ऊपर आ रहा है वो है सन फार्मा का। और यहाँ पर कल भी हमने बात की थी इसी कार्यक्रम में और देखिए 2% की तेज़ी यहाँ पर बनी है आज, जिसमें से 1% की रफ्तार करीब पिछले 15-20 मिनटों में ही आई है। वॉल्यूम थोड़े से हल्के हालांकि इस काउंटर पे, लेकिन दिन के हाइस पर अब ये शेयर ट्रेड करता हुआ निफ्टी का की मूवर है पिछले कुछ मिनटों के दौरान। राजेश, क्या देख रहे हैं आप इसमें? देखिए मुझे लगता है कि सन फार्मा में जो फॉल हुआ था हमने देखा था 460 से लेकर 370 और उसके बाद ये कंसोलिडेशन में है। इट्स अ टाइम वाइज करेक्शन दे रहा है, जिसका लोअर बैंड का जो सपोर्ट है वो करीबन 415 है, अपर साइड पे 445-450 पे इसका एक रेजिस्टेंस है। तो इस बैंड में ये ट्रेड हो रहा है, तो उस लिहाज से अगर सोचे तो 431.90 पे एक बाय बनता है। ऊपरी लेवल पे 15 रुपये का टारगेट, 445 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस मेंटेन होना चाहिए 425। चूँकि हम प्रदीप जी सन फार्मा की बात कर रहे हैं तो उसमें मैं एक काउंटर को जोड़ना चाहूँगा, उसका नाम है स्ट्राइड शासन, स्ट्राइड फार्मा। देखिए बहुत अच्छा करेक्शन स्ट्राइड में हमने देखा है, 550 लेवल से वन वे करेक्शन 380-85 तक देखा है। मुझे लगता है आज उसमें थोड़ा बहुत ट्रैक्शन देखा है पोस्ट कंसोलिडेशन एट अ लोअर एंड, तो यहाँ से मुझे लगता है 420-22 लेवल से बाय करना चाहिए। 6 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। मुझे लगता है कल के लिए 436-440 ये इसका एक टारगेट रेंज है। अब बात आई है ड्रग कंपनीज की, तो एक हॉस्पिटल स्टॉक भी देख लेते हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स देखिए सतपुते साहब, इसमें कोई आपको तेज़ी दिख रही हो लंबी दूरी में? देखिए इनफैक्ट अपोलो हॉस्पिटल में कल भी ओपन इंटरेस्ट का बहुत ज़्यादा इजाफा था, आज भी अच्छा है, तो ये एक फॉलोअप सिग्नल देता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे लॉन्ग बिल्ड हो रहा है। तो मुझे लगता है अपोलो शुड नॉट बी निगलेक्टेड। एट प्रेजेंट इट इज़ एट 1156। कीप अ स्टॉप लॉस समवेयर नियर
1125, थोड़ा सा डीप रखे स्टॉप लॉस क्योंकि काउंटर बड़ा है। अपसाइड में कहाँ तक जाएगा तो मुझे लगता है 1180 से लेके 1210 ये इसका टारगेट रेंज है। आप अगर पिछले 2 दिन के डिलीवरीज भी एनालाइज करें तो उसमें भी काफ़ी इजाफा है। जी, तो इस लिहाज से भी यहाँ पर एक पॉजिटिव सिग्नल मिलता हुआ मैं दिख रहा था कि इसके अलावा मिड कैप्स में वो स्टॉक जहाँ पर एक तगड़ी खरीदारी पिछले कुछ मिनटों के दौरान और आगे बढ़ी हो, तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स का स्टॉक अब मेरे स्क्रीन पे आ रहा है। इसमें आप देखिए करीब 5% की तेज़ी अब देखी जा रही है, 6% के करीब पहुँचता हुआ अब ये स्टॉक आपको दिखाई देगा। जाहिर है कि एक अच्छी गिरावट के बाद बाउंस लेने की कोशिश यहाँ भी देखी गई है। इसके चार्ट पे नज़र डालिए। राजेश, क्या देखते हैं आप बजाज इलेक्ट्रिकल्स में इस समय खरीदारी की राय आप देंगे? देखिए, मुझे लगता है जो हम कॉन्ट्रैक्ट की सोचते हैं तो बजाज इलेक्ट्रिकल में कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। 463 करंट मार्केट प्राइस है। स्टॉप लॉस होगा मेरा करीबन 440 का, 20 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। अपसाइड में रेजिस्टेंस का है तो मुझे लगता है जो जिस लिहाज से ये स्विंग है, अगर आज के हिसाब से सोचे तो मुझे लगता है 474 आज का एक टारगेट होना चाहिए, लेकिन उसका जो स्विंग का टारगेट होता है वो करीबन 488 का बनता है, यानी 488 490 ये टारगेट पकड़ के लॉन्ग होगा। स्टॉप लॉस मैं फिर से दोहराता हूँ, 450 का स्टॉप लॉस रखे, स्लाइटली पोजिशनल। ओके, तो ये एक स्टॉक का मिड कैप में जो इस समय रफ्तार पकड़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। राजेश अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, इस स्टॉक पे आप नजर रखते हैं बजाज इलेक्ट्रिकल्स, क्या खरीदारी का मौका देख रहे हैं इस समय गिरावट में आप? बिल्कुल देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो जो तीसरी तिमाही के नतीजे आए थे बहुत ही शानदार आए थे प्रदीप जी। पिछले 1-2 क्वार्टर्स के नंबर्स दबाव में देखने के बाद दिसंबर क्वार्टर में हमने करीब 73% के आसपास का जंप देखा बॉटम लाइन पे, और दोनों ही डिवीज़न भले वो एपीसी के हों या इलेक्ट्रिकल्स के हों, दोनों से ही पूरी उम्मीद बंधी हुई है कि आगे आने वाले दिनों में बेहतर परफॉर्म करेंगे। एक अच्छा ग्रुप को बिलोंग करती है और बहुत ज़्यादा करेक्शन झेल चुकने के बाद मुझे लगता है कि ये जो 450-460 के लेवल्स है एक बहुत ही सेफ एंट्री पॉइंट है। अगर किसी को 6 से 9 महीने की नज़रिया लेना हो तो यहाँ बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। हमारा अनुमान है ये स्टॉक अगर बाजार बहुत ही ज़्यादा ख़राब नहीं हो जाता है तो अपने फंडामेंटल रीजंस के कारण से 500, 550 या उससे भी ऊपर तक जा सकता है, बट इस वक्त हम 520 के टारगेट मान के चल सकते हैं। यहाँ बिल्कुल खरीदारी की ही सलाह रहेगी। राजेश जी, सरकार ने लगभग 45,000 करोड़ रुपए रिकैपिटलाइजेशन ऑफ स्मॉल पीएसयू बैंक्स में लगाए हैं। इस सेक्टर में आपकी कोई पिक होगी? देखिए शैलेंद्र जी, सही कहा आपने कि करीब 48,000 करोड़ के आसपास का रिकैपिटलाइजेशन की बात हुई है और ये बहुत ही पॉजिटिव कहा जा सकता है, क्योंकि अगर आप देखें तो पूरा सेक्टर बहुत दिनों से एनपीए की मार झेल रहा था और भी बहुत सारी दिक्कतें थी, लेकिन अब देखेंगे तो पूरे बाजार का नज़रिया या फिर इस सेक्टर का नज़रिया चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले तिमाही के नतीजों से हमने देखा है मैनेजमेंट का भी और बाजार के लोगों की एक सोच बदल रही है। जहां पहले सिर्फ एनपीए की बात होती थी, अभी रिकवरी की बात होती है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच है। दूसरे सरकार के द्वारा भी जो पैसे डाले जा रहे हैं वो अपने आप में बहुत पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में यहाँ पर एक बहुत अच्छा रनअप देखा जा सकता है। बट यहाँ रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा होने के कारण से आपको एक लंबी अवधि का कॉल लेना पड़ेगा, क्योंकि पूरी रिकवरी होने में या पूरे एनपीएस के रिजोल्यूशन होने में बहुत समय लगने वाला है, बहुत जल्दबाजी में होने वाला नहीं है। और दूसरे सबसे बड़ी बात, इवन अगर बैंकों में ये पैसे डाले भी जाते हैं तो बहुत एटीट्यूड की प्रॉब्लम रहती है। अगर कोई स्टॉक ही चुनना हो तो मैं समझता हूँ पीएनबी इसमें बहुत फर्स्ट नंबर में लिस्ट में रहेगा, क्योंकि हमें लगता है कि वहाँ अंडर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गई है। और टारगेट क्या देंगे आप? पीएनबी अगर मुझे लगता है कि अगर साल भर के लिए कोई खरीदता है तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर मौजूदा स्तर से भी 40-50% की बढ़त हो जाए। तो 40% की भी बढ़त अगर हम माने कंजर्वेटिव होकर के तो हम कह सकते हैं कि ये स्टॉक आपको 100 रुपए तक 3 अंकों में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, राजेश कह रहे हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बड़ा अच्छा है, लेकिन इंतजार थोड़ा करना पड़ेगा। आज लिया और कल मुनाफा, ऐसा सोचकर मत चलिए। तो पीएनबी है वो सरकारी बैंक जिसपे इस समय आपको राजेश की ओर से ये कॉल मिलती हुई दिखाई दे रही है। बैंकों की बात चल रही है तो हम आपको बता दें आज रिजर्व बैंक की बैंक्स के साथ एक बैठक है जिसमें आरबीआई गवर्नर बैंकों से दरें घटाने पर चर्चा करेंगे। और इससे पहले आवाज से खास बातचीत में पीएनबी के चेयरमैन सुनील मेहता ने कहा कि ऐसा नहीं है कि बैंक दरें नहीं घटा रहे, बैंकों ने दरें घटने का फायदा ग्राहकों तक भी पहुंचाया है।
ऐसा नहीं है कि बैंकों ने ट्रांसमिशन नहीं किया है, क्योंकि जो MCLR है उसको भी डिसाइड करने का जो फैक्टर है, वो जो हम इंक्रीमेंटल डिपॉजिट लेते हैं वो किस रेट के ऊपर लेते हैं उसके बेसिस पे एवरेजिंग होती है, और उस बेसिस पे बैंक्स पास ऑन कर रहे हैं। ये रिजर्व बैंक ने मीटिंग कॉल करी है, गवर्नर साहब बैंकों से चर्चा करेंगे, आई थिंक पूरी स्थिति का एनालाइज करेंगे, और फिर जो रेगुलेटर देश के हित में होगा वो निर्णय लेगा एंड बैंकर्स विल फॉलो। हमारी उम्मीद है कि हम कासा को बढ़ाएंगे और बल्क डिपॉजिट रेट्स जो है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। तो रेट्स तो अभी देखना पड़ेगा, जैसे जैसे क्वार्टर एंडिंग होगा तो वैसे डिपॉजिट का रेट तो थोड़ा ज़्यादा ही होगा, बट हमें कितना रेट लेना है और कितना डिपॉजिट लेना है वो हमारे टारगेट्स के मुताबिक हम लोग उसका डिसीजन लेंगे। तो यहाँ पर बैंकर जाहिर है कहते हुए कि फॉर्मूला बेस्ड काम होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर बैंकों को रेट कम करने ही पड़े तो वो डिपॉजिट के रेट्स भी कम करेंगे। तो आज की इस बैठक से ये उम्मीद है कि इस बैठक से बाहर आकर के धीरे धीरे एक एक करके बैंक्स फैसले लेंगे अपने अपने तौर पे, और उसके बाद डिपॉजिट के रेट नीचे आएंगे और साथ में लेंडिंग लोन के रेट भी नीचे आएंगे, ये उम्मीद की जा रही है। तो अहम बैठक ध्यान रखिए, आज 3:30 बजे बाजार बंद होने के बाद शुरू होगी। वहाँ से साफ तौर पे इमीडिएट कोई संकेत आए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन बैंकर्स क्या कहते हैं उस पर हम नज़रें रखेंगे, आपको पूरे अपडेट देंगे शाम तक, और बाजार उस पर फिर कल ही रिएक्ट कर पाएगा।